तो मैन्युफैक्चरिंग की जो लाइफ है वो कैसी होती है? एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज। मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है वो एक्चुअली में है क्या चीज? उसमें गर्मी नहीं लगती आपको, उसमें आप धो सकते हो, रीयूज कर सकते मैट्रेस जो प्रोटेक्टर है उसके बॉडी के लिए कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है? हो। हमें डायरेक्ट प्रोटेक्टर को बॉडी के कांटेक्ट में तो लाना नहीं, उसके ऊपर तो हम बेडशीट ही बिछाएंगे, तो वैसे कुछ हार्मफुल नहीं है। एप्रन का जो पर्टिकुलर जो मार्केट है वो आपने कब स्टार्ट किया था? एप्रन मैंने 2018 में स्टार्ट किया। जो पानी पूरी वाले या फास्ट फूड वाले यस। वो कॉस्टली एप्रन्स बाई करते हैं। तो जो हाइजीन मेंटेन करता है, जिन्होंने मेरे एप्रन यूज किया हुआ है, वो डेफिनेटली मेरे से ही लेके जाता है। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम के अंदर एप्रन्स का जो पर्टिकुलर मार्केट है वो ड्रास्टिकली ग्रो होने वाला है करके? स्कोप बहुत ही ह्यूज है। जैसे इंडिया की हम बात करें, 146 करोड़ की जनता है। 10 years ऑफ योर जर्नी, यस। सबसे चैलेंजिंग फेज जो आपका अगर बात करने जाऊँ तो सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा रहा है? सबसे पहले तो चैलेंजिंग फेज था एप्रन बनाना। वेलकम बैक गाइस टू द पॉडकास्ट चैम्बर। आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। नॉर्मली ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसके बारे में कोई जल्दी से ना बात करता है, और अंदर या बाहर की बात करने जाए तो मेजर ऑफ लोगों को पता नहीं है कि ये वाली इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है। सो आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिसिस श्वेता कंसारा, उनके साथ आज हम बात करेंगे अबाउट द मैन्युफैक्चरर लाइफ और कुछ एक जो उनके दो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट वन मैट्रेस प्रोटेक्टर एंड सेकंड वन इज एप्रन। ये दो ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जिसको लोग ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। उनको आइडिया नहीं है कि ये चीज़ क्यों नेसेसरी है, ये एक डेली लाइफ की नेसेसिटी है और ये चीज़ का एक्चुअली यूज़ क्या होता है। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहने वाला है, इट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन, अबाउट द अवेयरनेस कि वाई मैट्रेस प्रोटेक्टर एंड एप्रन आर नेसेसरी इन आवर डे टू डे लाइफ और किस हिसाब से वो हमें एक हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हेल्प करते हैं। सो लेट्स वेलकम मिसेस श्वेता कंसारा एंड लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट। तो श्वेता मैम, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, एक सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपसे जाननी है, क्या मैन्युफैक्चरर की लाइफ, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो लाइफ है वो कैसी होती है? ईजी है या फिर फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है? एक मैन्युफैक्चरर की लाइफ, एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज। आज एक सॉल्व करोगे, कल दूसरी खड़ी होगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तीसरी। एवरी डे देयर इज अ चैलेंज। ओके, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो एज यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आपके सबसे ज़्यादा जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं कि जो आप नॉर्मली स्टार्टिंग से अभी तक आप मैन्युफैक्चरर कर रहे हो और आगे के टाइम में भी आपको ये है कि पर्टिकुलर कि वही प्रोडक्ट के ऊपर स्टिक होकर चलना है? एज मैन्युफैक्चरर कैसे होते हैं, जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस। वो कई मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बोलते हैं ना, SKUs की बात करें तो 50 SKU, 60 SKU ऐसी चीज़ें रखते हैं। बट एज अ मैन्युफैक्चरर अगर आपको चूज़ करना हो तो आइडियल SKU वो क्या होनी चाहिए एंड व्हाट आर, और बहुत सिंपल टर्म में अगर बोला जाए तो क्या लिमिटेड जो SKUs है उसके ऊपर ही वर्क करना चाहिए या एक मैन्युफैक्चरर को ब्रॉड स्कोप रखना चाहिए? सर, इसका आंसर मैं बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है तो आप जा सकते हो, पर बीइंग अ वुमन, मेरी कहते हैं ना, एक बाउंड्रीज है। मुझे घर भी संभालना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी संभालना है, मार्केटिंग, डिलीवरीज वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो मैं ज़्यादा SKU मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी बेसिकली दो ही प्रोडक्ट है, एक तो मैट्रेस प्रोटेक्टर है जिसमें 5 कलर्स है और एक एप्रन है जिसमें 5 कलर्स है। ओके, तो आपने जिस हिसाब से बताया मैट्रेस प्रोटेक्टर, कॉमनली अगर कोई कॉमन पर्सन थॉट ऑफ से बात करूं मैं, कि कॉमन पर्सन जब मेरे सामने आ रहा है, मैं अगर एग्जांपल लूं मेरे खुद के घर में, दे यूजुअली डोंट नो कि मैट्रेस प्रोटेक्टर एक्चुअली होता क्या है। यस, एग्जैक्टली। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है वो एक्चुअली में है क्या चीज़, और उसका अगर देखने जाए तो उसका यूज़ क्या है? मैट्रेस प्रोटेक्टर्स पहले के ज़माने में जब हम बड़े हुए ना, तो हमारी मम्मियाँ लेदर यूज़ करती थी। मैट्रेस के ऊपर लेदर यूज़ करके उसके ऊपर चादर पे हमें सुलाती थी ताकि मैट्रेस ख़राब ना हो जाए। पर लेदर में क्या होता था, खिसक जाता था, वो टेयर हो जाता था, वो आवाज़ करता था। वो सारी चीज़ें मैट्रेस प्रोटेक्टर ने रिप्लेस कर दी है टाइम बीइंग में।
जैसे अभी प्रोटेक्टर जो अगर आप मैट्रेस पे लगा देते हो तो सेम लेदर का ही काम करेगा, पर उसमें गर्मी नहीं लगती आपको, उसमें आप धो सकते हो, रीयूज कर सकते हो, आवाज़ नहीं आती, सॉफ्ट होता है, वो ब्रीदेबल होता है। व्हाट आर द एक्चुअल मटेरियल्स जो उसके अंदर यूज होता है? तो मतलब आपने जिस हिसाब से बोला खसकना नहीं है, खिसकता नहीं। ठीक है। अब Yes. यूजुअली अगर मैं कपड़े की भी बात करने जाऊँ, चादर भी लगाते हो, वो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक वो भी खसकता है। यस यस। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है कि वो चीज जो यूज की गई है वो खसकता भी नहीं है, आवाज भी नहीं करता, और आपको जो एक नॉर्मल आइडल टेम्परेचर है वो भी देता है? यस, उसमें कैसा होता है ना कि टीपीयू लैमिनेट करके प्रोसेसिंग हुई होती है कपड़े के ऊपर, तो कॉटन का ऊपर का लेयर होता है, उसके नीचे लेमिनेशन का प्रोसेस हुआ था, और उसी वजह से वो 100% वाटरप्रूफ रह जाता है। मतलब आपका गद्दा हमेशा के लिए उसमें धूल नहीं जाएगा, मिट्टी नहीं जाएगा, बच्चा बेड वेटिंग करता है तो उसमें खराब नहीं होगा, कुछ ब्लीडिंग हो गया या फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनको बेड सोल्स होने के चांसेस है, तो प्रोटेक्टर पे बेड सोल्स नहीं होते हैं क्योंकि वो ब्रीदेबल मटेरियल। ओके। पर आपको क्या ये सच्ची में लगता है कि आज के टाइम में भी ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है उसकी रियली में नीड है, या फिर लोग बस खाली ऐसा कुछ होना चाहिए बेचने के लिए उसके हिसाब से बनाया गया है इसको? नहीं, ऐसा नहीं, बेसिकली हर एक मैट्रेस जो होता है, आज मैट्रेस का आप रेट ले लो 10 to 15,000 से नीचे तो मेरे ख्याल से मैट्रेस नॉर्मल फोम का होगा ना, वो भी नहीं बिकता है। और मैट्रेस की रेंज अब 7-8 लाख रुपए तक की पहुंच गई है। तो अगर 7-8 लाख रुपए का अब हम लोग मैट्रेस ले रहे हैं, तो अगर 2-2.5 हज़ार रुपए का उसका प्रोटेक्टर आ रहा है तो उसकी सेल्फ लाइफ इनहेंस कर देगा उसको, ओके। और हाइजीन मेंटेन करता है। तो मैट्रेस के लिए नेसेसिटी है, रिक्वायर, मतलब लग्जरी नहीं कह सकते, ये नेसेसिटी प्रोडक्ट है। ओके। तो आपको नहीं लगता कई बार कैसा होता है कि जो चीज़ सेम चीज़ है, ठीक है, मार्केट के अंदर डिफरेंट प्राइजेस में मिलती है, तो वो जो पैसा है वो किस चीज़ का है? लोग इसलिए ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं क्योंकि उनकी ब्रांड बन चुकी है, या पर्टिकुलर वो ये देख रहे हैं कि हाँ भाई कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा है नहीं, तो अपने जितना कमा सको, जितना समेट सको, वो एक बार का करके पूरा समेट लो? आज से 10 साल पहले जब मैंने ये प्रोडक्ट चूज़ किया था ना, तब तो लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को छोड़ो मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी कि मार्केट में ऐसा कुछ मिलता है। तो ये अवेयरनेस धीरे धीरे आई पिछले 10 सालों में काफ़ी। अब तो सब बहुत सारी कंपनीज जो है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग करती है, अब तो वो मैट्रेस प्रोटेक्टर उनके साथ ही दे देती है, फ्री गिफ्ट बोलो या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके वो प्रोटेक्टर अब तो साथ में ही देती है, क्योंकि उनको पता है उनकी मैट्रेस ही इतनी महंगी है, और वो अगर 2,000 का प्रोटेक्टर भी फ्री देंगे तो उसके तो कॉस्टिंग में वो चीज़ इंक्लूड हो ही जाती है। सो व्हाट आर द यूजुअल चार्जेस एज अ मैट्रेस प्रोटेक्टर अगर एक कॉमन पर्सन लेने जाए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिया 2000, बट आज अगर मैं एक नॉर्मल पुअर क्लास फैमिली की भी बात करना जाऊँ, वो दिन में ये देखते हैं कि 2,000 रुपये मिल जाए तो हमारा कुछ खाने का सेटिंग हो जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, यस। तो 2,000 रुपये उसके ऊपर जो डाल रहे हैं वो आपने जस्ट एग्जांपल दिया है, या रियल में 2,000 2,500 ऐसे अपर वैल्यू के अंदर ही मैट्रेस प्रोटेक्टर आते हैं? सर मैट्रेस प्रोटेक्टर स्टार्टिंग आप बोलो ना तो 800 रुपये से वो 5,000 तक भी जाते हैं। जैसे बेडशीट होती है, आज अगर आप नॉर्मली लोकली बेडशीट ले लो तो वो 250-300 की बेडशीट्स मिल जाएगी, पर आप बॉम्बेटाइन या डी डेकोर के बेडशीट्स लेने जाओ तो वो 5-6 हज़ार रुपये की मिलती है और लोग खरीदते भी। तो ये चीज़ वो होती है, क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। ओके। तो आपने अभी जिस हिसाब से बोला कि लोकल, एक आपने वर्ड एड्रेस किया, तो जो लोकल में मैट्रेस प्रोटेक्टर मिलते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोकल में जो मैट्रेस प्रोटेक्टर मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे सामान को खराब कर सकते हैं, या जस्ट एक गिमिक है कि भाई हमारा नाम हो गया है, हमारा ब्रांड वैल्यू अच्छा है, तो हम उसको मैट्रेस को सेम मैट्रेस सेम मटेरियल हम उसको एक्स्ट्रा चार्ज ऊपर लगा के बेचेंगे? काम दोनों का सेम ही हो रहा है, लोकल का भी और जो ब्रांडेड है उसका भी, बट प्राइसिंग जो है वो वास्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है कि लोकल वाला है वो कुछ हार्म कर सकता है, या कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे वो कर सकता है डैमेज? और यस, तो ये कैसा है ना, ये आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक एप्पल फ़ोन है, ठीक है। क्वालिटी एप्पल जो दे रहा है वो शायद एंड्रॉयड नहीं देगा, तो क्वालिटी डिफरेंस तो वो जो चीज़ रहेगी वो तो हमेशा रहेगी। जैसे उसकी जो मेमोरी है, आज मैं ये फील्ड में 10 साल से टिकी हूँ, किस वजह से? क्योंकि मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। आज अगर आप मेरे कस्टमर बनते हो तो आपको वो मैट्रेस प्रोटेक्टर 3-4 साल तक चलना चाहिए। जैसे ना 2,000 रुपये खर्चा किया तो 2 महीने चलेगा, वैसी चीज़ नहीं दे, और 3-4 साल चलेगा तो आपको पैसे वसूल हो जाएंगे उसमें। और चीज़ होती है मार्केट में जो मिलता है वो, तो मार्केट में आज सस्ता करने की उसमें
लोग कुछ भी दे देते हैं, मतलब प्रोटेक्टर के नाम पे 2-3 वॉश में उसकी पपड़ियाँ निकल जाएंगी पीछे से, अब उसको मशीन में डाल के वॉश नहीं कर सकते, स्पिन नहीं कर सकते। तो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि आप उसको मशीन वॉश भी कर सकते हो, 50-60 वॉश तक तो आप उसका आराम से धो सकते हो। हाँ, गंदा हो जाए तो धो लो। फिर उसमें कैसा होता है, कई बार कस्टमर कैसा होता है, बच्चे ने बेड वेटिंग की, ऐसे ही सुखा के वो रीयूज करते हैं, पर वैसे नहीं होता। यूरिन में भी एसिडिक फॉर्म होता है, तो उसका खराब लेयर खराब कर देगा, तो फिर वो नीचे जाएगा। तो उसको अगर आप जो केयर आपको दिया गया वॉश केयर, उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट यूज करते हो तो वो लंबा भी चलेगा और वर्थ उसी के पैसे ले रहे हैं हम लोग। 2,000 रुपये जो ले रहे हैं वो 200 रुपये वाली चीज़ हम नहीं देते, क्योंकि मैं आज लोकली सूरत में काम कर रही हूँ पिछले 10 साल से। मुझे ऐसा नहीं है कि यहाँ से चले जाना है, मेरा कोई मतलब गाँव नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो मतलब कंपनी बंद करके हमें वो नहीं जाना। तो वो ब्रांडिंग पे फोकस करना है, और कोई कब गुडविल होगा ना तो ही वो ब्रांड बन पाएगा। तो ये हमारा मानना है कि हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नहीं, कहीं एक पर्टिकुलर जो आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की बात कर रहे हो, उसके अंदर कई बार क्या होता है कि ब्रांड्स का जैसे ये काम चलना चालू हो जाता है। एच वी यूजुअली सी के आप चाहे फास्ट फूड के अंदर ले लो, चाहे अदर सेक्टर्स में ले लो, ठीक है। क्वांटिटी। इवन उनका कैसा है, जैसे बढ़ना चालू हो गया, मार्केट डिमांड्स बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भाई मैं मार्जिन अपना रेट नहीं बढ़ा सकता, अदरवाइज मेरे कस्टमर टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के अंदर बात आ जाती है कि वो लोग क्वालिटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते। तो आपके माइंड में कभी ये थॉट आया है कि मेरी डिमांड बढ़ रही है, मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, तो अब मार्जिन मुझे सेम ही रखना है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करूँ? एंड व्हाट आर द एक्चुअल थॉट्स ऐसे के बैक एंड प्रोसेस है, एस यू आर रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो आपको वो चीज़ का आइडिया होगा कि पीछे से आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कितना लग रहा है। तो उसके सामने अगर आप बेचने जाओ तो मेजर ऑफ जो कर रहे हैं ये चीज़, तो एथिकली ये कितना सही है, एंड व्हाट आर द रीजंस के लोग वहाँ पे जो प्राइसिंग है रेशियो उसको सेम रखते हैं, लेकिन क्वालिटी डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में आज भी होता ही ये चीज़, पर मैं वो चीज़ में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई देखे ना देखे, ऊपर वाले हमेशा देखता है। तो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। बट व्हाट आर, मैं पैसे ले रही हूँ तो उसके सामने वो चीज़ मिलनी चाहिए मेरे कस्टमर को, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कस्टमर का। बट व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस के लोग ऐसा मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ये स्टेप क्यों उठाते हैं? आई वॉन्ट टू एक पर्टिकुलर, देखिए एक कॉमन पर्सन ऑफ जो देखने जाए थॉट प्रोसेस, तो उनको इतना पता नहीं चल। अभी बिस्किट है, ठीक है, मैं ऑब्वियसली फॉर द प्राइवेसी रीजन मैं नाम नहीं लूंगा वो बिस्किट का, yes. लेकिन एक टाइम में थी 2 रुपए में भी आती थी, 5 रुपए में भी आती थी, 5 रुपए के अंदर बड़ा पैकेट आता था। आज वही हो गया 5 रुपए के अंदर छोटा पैकेट आता है। यस यस, दे आर कीपिंग द प्राइस मार्जिन सेम, बट कहीं ना कहीं एक टाइम में वो प्योरली व्हीट से बनता था, अब उसके अंदर रिफाइंड फ्लावर जाता है, एंड कॉमन पर्सन जो है उनको पता नहीं चलता। सो मुझे ये चीज जानी है, ऐसा कॉमन पर्सन के अगर कोई ऐसी चीज करता है तो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वालिटी एंड द लोकल प्रोडक्ट, कि भाई मुझे किसी ने बस खाली उठा के पैसे के सामने चिपका दिया है, और एक वो कि नहीं, जिस पैसे को मैंने स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया है कुछ लेने के लिए, वो मेरे लिए वर्थ है। ये अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना हो पर्टिकुलर ये मैट्रेस के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर 2 प्रोडक्ट आपके पास रख दिया ना तो आपको तो ऐसा लगेगा दोनों सेम ही है, क्योंकि आपको डेप्थ में पता ही नहीं कि इसमें होना क्या चाहिए। अगर लेमिनेशन है तो लेमिनेशन ग्लू कौन सा यूज़ कर रही है कंपनी, ठीक है, उसको कैसे चेक करना है। अगर सप्लायर्स चेंज करना, मैं जनरली सप्लायर्स आज 10 साल में मेरे सिर्फ दूसरा सप्लायर है, मैं सप्लायर्स चेंज नहीं करती जस्ट बिकॉज कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर वो बोलता है मैडम 5 रुपये पर मीटर बढ़ गया है, तो आई एम ओके विद दैट कि ठीक है चलो बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन मुझे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये कब काम आएगा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना? वो लॉन्ग टर्म में मुझे गुडविल में काम आएगा कि भाई इसकी प्रोडक्ट चलती है। आज आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे रेफरेंस ऑर्डर्स आते हैं। रेफरेंस ऑर्डर्स मतलब कितने टीयर्स के, जैसे आपने लिया, आपने किसी को बोला, उसने किसी को बोला, उसने मतलब कितने टीयर्स मैंने पार कर लिया, आज मुझे भी नहीं पता। वो बोलेंगे मुझे उन्होंने आपका नंबर दिया है तो मुझे ये प्रोटेक्टर चाहिए, तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, मैं उनको तो जानती, क्योंकि मैं अब तो कस्टमर्स के नंबर्स भी सेव करना बंद कर दिया, पर मैं उनको जानती नहीं, लेकिन लोग मुझे जानते कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है। तो इतने टीयर्स हम कैसे पास करेंगे जब अपने क्वालिटी में प्रोडक्ट का और क्वालिटी में दम होगा? तो भी आज आप मुझे रेफरेंस करने में के लिए
आप 2 बार सोचोगे ना कि यार इसकी तो क्वालिटी इतनी खराब है, मैं इसका रेफरेंस किसी को क्यों दूं। तो रेफरेंस बिजनेस अगर आपको करना है और अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस में जाना है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके आप नहीं जा सकते। कोई एक बार रेफरेंस दे देगा, दोबारा तो आएगा नहीं आपके वहाँ पे, तो दोबारा वही हो गया। आपको नए कस्टमर एक्विजिशन में कितना कॉस्ट लगता है, तो वही रिपीट कस्टमर एक्विजिशन में आपको कॉस्ट ही नहीं लगता, वो आपकी गुडविल ही बोलेगी फिर उसमें। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि भाई देना है तो अच्छी क्वालिटी दो, नहीं तो फिर नहीं। एक पर्टिकुलर, अगर मैं, आपने बताया कि बेनिफिट्स है कि लीकेज नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर हो, एल्डर्स हो गए, न्यू बॉर्न बेबीज हो गए, ठीक है, जो बैड वेटिंग करते हैं और करते हैं तो वो चीज़ से करते हैं। बट अगर लोकल प्रोडक्ट चूज किया जाए, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर आवर होम, तो मैट्रेस जो प्रोटेक्टर है उसके बॉडी के लिए कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है, या फिर कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो हमको नहीं चलते लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जाके कहीं ना कहीं हमको वो हार्म करे? नहीं, ऐसा तो कुछ वैसा कुछ नहीं होता। तो पर्टिकुलर मटेरियल्स वगैरह जो वो लोग यूज कर रहे हैं या कुछ क्योंकि कर रहे हैं? प्रोटेक्टर के ऊपर तो हमें बेडशीट ही बिछानी है, हमें डायरेक्ट प्रोटेक्टर को बॉडी के कांटेक्ट में तो लाना नहीं, उसके ऊपर तो हम बेडशीट ही बिछाएंगे, तो वैसे कुछ हार्मफुल नहीं है। ओके, तुम्हारे पर्टिकुलर लोकल लो या फिर ब्रांडेड लो, दोनों के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लोकल वाला आपका थोड़े टाइम के अंदर जो है वो टीयर डाउन होके खराब हो जाएगा, ब्रांडेड वाला आपका है वो थोड़े लंबे टाइम तक चल जाएगा। यस। अब अपार्ट फ्रॉम मैट्रेस प्रोटेक्टर, आपने बोला कि आप एप्रन्स भी मैन्युफैक्चर करते, बट व्हाई डिड यू थॉट के एक कॉमन सा ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट है वही मैं निकालूं? क्योंकि आप यूज कर रहे हो मैट्रेस प्रोटेक्टर, ठीक है, अवेयरनेस नहीं था, एप्रन्स पुराने टाइम से चलते हुए आ रहा है, मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने ये क्यों चूज़ किया कि मुझे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ करना है, जिसको मुझे मैन्युफैक्चर करना है, वो एप्रन होना चाहिए? सर ऐसा है, एप्रन वाज एन एक्सीडेंट फॉर मी। रात को 2:30 बजे मुझे एक थॉट आता है कि ये मैट्रेस प्रोटेक्टर का जो मटेरियल है वो मैं एप्रन्स में यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि बीइंग सुबह मैं हाउसवाइफ हुई होती हूँ, एक मम्मी होती हूँ, मुझे टिफ़िन बनाना होता है, तो मुझे अपने कपड़े गंदे होते हैं और मार्केट में मैं कभी एप्रन के बिना किचन में जाती नहीं थी, तो बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे एप्रन की नीड रहती थी। तो फिर मैंने बोला ये कपड़े से एप्रन डेवलप करके देखे तो सही कि कैसा चल रहा है। मुझे नहीं पता था चलेगा नहीं चलेगा, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। तो मैंने 2:30 बजे ये थॉट आया, सुबह उठ के मैंने अपने मास्टर को फ़ोन किया, मैंने बोला चलो एप्रन्स बनाते हैं। बोलते वो क्या होता है, तो उसको एप्रन क्या होता है ना वो उसको नहीं पता था। तो मैं मार्केट में गई, एक एप्रन लिया, मैंने बोला ये एप्रन है, ऐसा कुछ बनाना है, अपने कपड़े में बनाना है। तो ये सेट ठीक है, तो उसने बना दिया मुझे एक सैंपल। मैंने बोला इसमें तूने पॉकेट्स नहीं रखे हैं, क्योंकि वो जनरली क्या होता है ना मार्केट में जो एप्रन्स बिकते हैं वो पॉकेट वाले बिकते हैं। तो उसने मुझे बताया श्वेता इसमें पॉकेट रखेंगे ना तो जो वाटरप्रूफ का हमारा कोर पर्पज़ है ना वो सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि स्टिचिंग के लिए, पॉकेट स्टिचिंग के लिए हमें सिलाई मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, और सिलाई मशीन के जो होल्स होंगे उसके अंदर पानी जाने की संभावना है। तो आई सेड चल ठीक है, उसमें वैसे भी कोई एप्रन में पॉकेट सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने एप्रन में कुछ रखा हो। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैंने वो यूज़ किया। बीइंग अ हाउसवाइफ मैंने उसको धो के यूज़ किया। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि ये प्रोडक्ट एक तो लाइट वेट है, वॉशेबल है और वाटरप्रूफ है। ये तीनों यूएसपी बहुत अच्छी है जो एक एप्रन के लिए होनी चाहिए। आज तक मार्केट में एप्रन्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, पीछे आपको पीवीसी बैग स्टिच करके दे देंगे, जो 2-3 वॉश में टियर हो जाएंगे, तो वाटरप्रूफ का 2-3 वॉश के बाद आपको वो यूज़ ही नहीं करेंगे, वाटरप्रूफ के नाम पे वो यूज़ ही नहीं कर पाओगे। जबकि मेरा एप्रन आप 2 साल तक घिस के यूज़ करोगे ना, कस्टमर्स बोलते हैं श्वेता आप दूसरा कलर दे दे, ये बहुत हो गया, ये अभी भी अच्छा ही है पर दूसरा कलर दे दे, मैं थक गई उसको यूज़ करके। तो ये कस्टमर का फीडबैक है। आज 10 सालों में मैंने ये चीज़ किया कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करके बेस्ट चीज़ डिलीवर करना। तो आपने जैसे मैट्रेस प्रोटेक्टर का आपने 10 साल पहले चालू किया, एप्रन का जो पर्टिकुलर जो मार्केट है वो आपने कब स्टार्ट किया था? एप्रन मैंने 2018 में स्टार्ट किया और मैंने 15 से ये किया था। फिर 2018 से पहले मैं आउटसोर्सिंग करती थी, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था। फिर मैंने एप्रन को एज अ मेन प्रोडक्ट सोचा, क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया इजीली डिलीवर्ड हो सकती है और ऑल ओवर इंडिया इसकी नीड भी बहुत ज़्यादा है। पर नो डाउट कंपटीशन ऐसी थी कि 20, 30, 40 रुपए में भी एप्रन्स मिलता था, जहाँ पर मैं अपना एप्रन 350, 400 में पुट अप करती थी। मैं पहले अमेज़ॉन पे बेचती थी।
तो अमेज़न पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कहते हैं कोविड वाज़ अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज़, ऐसा वो हो गया था कोविड मेरे लिए। कैसे? क्योंकि कोविड में सब लोग लॉकडाउन में घर पे बंद थे और सबने एप्रन्स यूज़ किए किचन में, और कोविड में आप बिलीव नहीं करोगे 2,500 पीसेस मैंने ऑनलाइन बेच दिए अमेज़न से। तो वो चीज़ एक अच्छी हो गई मेरे लिए कोविड की वजह से, और वो बिकती है। मतलब अगर प्रीमियम आज भी अमेज़न पे देखोगे ना, एक कस्टमर 5 बार मेरे एप्रन्स खरीदता है। कब? वो मेरे पास डेटा बोलता है, मैं नहीं बोल रही, डेटा बोलता है कि आज मुझे रिपीट ऑर्डर्स भी आते हैं उसको। ओके, तो मतलब अगर आपके हिसाब से आपके लिए अगर सबसे बेस्ट सेल्स चैनल की बात की जाए, ठीक है, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री विच इज़ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव है भी और नहीं भी। कई लोगों के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव है, बट कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ कैसा है कि प्रीमियम बनाने वाले कम है, लोकली मैन्युफैक्चर करके लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो काइंड ऑफ अगर एक हिसाब से देखने जाए तो इट्स एन अनटच्ड इंडस्ट्री, ठीक है, ज़्यादा लोग इसमें एंटर नहीं हो रहे। तो पर्टिकुलर कोई पर्सन अगर ये फील्ड में एंटर होना चाहे और काइंड ऑफ या तो किसी पास हो सकता है कि वो बना भी रहे हैं, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला भी रहे हैं, जो कि हो सकता है एपरेंस ना हो, मैट्रेस प्रोटेक्टर ना हो, बट सिमिलर टू द कैटेगरी हो। तो सबसे बढ़िया सेल्स चैनल जो आज तक 10 साल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा काम आया अपार्ट फ्रॉम द रेफरेंस, वो कौन सा है? एप्रन्स के लिए रीसेलर्स है, जो जैसे छोटी छोटी शॉप्स ओनर्स है जो कुर्तियाज बेचती है, होजरी शॉप्स है जो स्टील के बर्तन जो सेल करते हैं, वो जो शॉप्स होती है वो लोग एप्रन्स सेल करते हैं। तो वो ऑफलाइन चैनल्स काफ़ी सारे हैं, जैसे छोटे छोटे फूड वेंडर्स हो गए, जैसे पानी पूरी वाले हो गए, फास्ट फूड वाले हो गए, तो वो सारे लोग यूज़ करते हैं। तो वो एक अच्छा, ऑनलाइन से भी ऑफलाइन चैनल्स अच्छा चल रहा है। तो मतलब एज पर यू के सस्ते बाहर एप्रन्स मिलने के बाद भी जो पानी पूरी वाले या फास्ट फूड वाले यस, वो कॉस्टली एप्रन्स बाई करते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब लोग मेरे ही एप्रन्स यूज़ करें, पर जो हाइजीन को ध्यान में रख के, जैसे कुछ लोग हैं ना ग्लव्स पहनते हैं पानी पूरी सर्व करने के, तो जो हाइजीन मेंटेन करता है, जिन्होंने मेरे एप्रन यूज़ किया हुआ है, वो डेफिनेटली मेरे से ही लेके जाते हैं। ओके, तो नॉर्मली अगर रेंज ऑफ मार्केट की बात की जाए, इफ अगर पूरा का पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि इसका जो पर्टिकुलर स्कोप है वो कितना ब्रॉडर है, कितना लंबा ये इंडस्ट्री चलने वाला है? और अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड्स एप्रन्स की और की, तो अभी जो है, क्या आपको लगता है आने वाले टाइम के अंदर एप्रन्स का जो पर्टिकुलर मार्केट है वो ड्रास्टिकली ग्रो होने वाला है करके? स्कोप बहुत ही ह्यूज है। जैसे इंडिया की हम बात करें, 146 करोड़ की जनता है। अब मैं ये नहीं बोल रही सारे मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे। अगर मैं उसका 1% भी लेती हूँ ना, तो वो मेरे कस्टमर बहुत है मेरे लिए। मैं ऑल ओवर इंडिया तो केटर नहीं कर सकती, मैं हर जगह पे तो केटर नहीं कर सकती, पर कुछ तो लोग लेंगे ना मेरे प्रोडक्ट्स। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आज सीजनल बिजनेस हो गया। जो हाइजीन में बिलीव करता है, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, मेरे क्लाइंट थे, उनको स्टमक पे फंगल इन्फेक्शन होता था। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा वेट ज़्यादा था, उनका पेट ज़्यादा था, उनको घर पे बर्तन करते थे, तो उनका पेट है ना, वहाँ पे पानी का इंटेक्ट हमेशा रहता था। तो उन्होंने मेरे से ट्राई करवाया, श्वेता एक एप्रन मेरे को बना दे। अब वो ह्यूज साइज थे, तो मैंने उनको कस्टमाइज एप्रन बना के दिया, और 6 महीने के बाद उनका मेरे पे फ़ोन आता है कि मैम ये आपने जो एप्रन दिया है उससे मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया। तो फिर उसने मेरे से और बनवाया कि भाई मेरे को और चाहिए करके, फिर उसने रेफरेंस दिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है करके। तो वैसे मेरे को कस्टमर्स फीडबैक्स आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट का डिमांड कभी ख़त्म होने ही नहीं वाला। यस, तो मतलब दे आर द वास्ट स्कोप इसके Yes. अंदर है कि आप कभी भी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर टैप इन हो। अभी आप जिस हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, आपने बोला हाउस वाइफ, बट अपार्ट फ्रॉम हाउस वाइफ देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्री हु यूज एप्रन्स इन देयर डे टू डे लाइफ। यस, यस। So, do you have any contact in such industry, or did you have any tie-up with any of the industry where you are delivering the product in bulk? So, आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे वो इंडस्ट्री में जाना चाहिए? एप्रन्स जो है ना सर, जैसे ब्यूटी पार्लर में एप्रन्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे नहीं चल सकते क्योंकि बाल चिपकते हैं उसके ऊपर, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं जाएगा। फिर एक नर्सिंग होम वालों ने मेरे से लिया था, मैं नहीं कह सकती वो हमेशा लेंगे, वो जब रिक्वायरमेंट होती है तो एक नर्सिंग होम का वो मैं बोल के वो पूरा
मार्केट वही है वैसा नहीं बोल सकते। कुछ डॉग्स ब्रीडर्स जो होते हैं, डॉग्स की हॉस्टल्स वगैरह होती, वहाँ से मुझे ऑर्डर्स आते क्योंकि उनको नहलाना होता है, डॉग्स को, पेट्स को नहलाना होता है, तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं, तो वो लोग वाटरप्रूफ कस्टमाइज मेरे को ऑर्डर्स देते हैं। तो वहाँ पे भी ये प्रिंट्स चल सकता है, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि ये ही, जैसे हाउस पे तो चलेगा ही चलेगा। मेरा किचन एप्रन है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ निर्मित किचन एप्रन, तो ये किचन एप्रन है, पर उसमें दूसरी इंडस्ट्रीज में शायद मेरा एप्रन ना भी चले। ओके। तो होटलियर इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं पे कोई आपका ऐसा है कि जहाँ पे आपने सप्लाई किया हो? हाँ, काफ़ी सारे होटल्स हैं। सो ड्यूरिंग दिस 10 years ऑफ योर जर्नी, यस, सबसे चैलेंजिंग फेज जो आपका अगर बात करने जाऊँ तो सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा रहा है? सबसे पहले तो चैलेंजिंग फेज था एप्रन बनाना, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं था कि मार्केट में कहीं पे बिक रहा था और मैंने उसको ले लिया, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट मटेरियल था उसके ऊपर एप्रन में हम लोग पट्टी देते, साइड पे जो पट्टी का फिनिशिंग देते वो। अब मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मैं कोई फैशन डिज़ाइन बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि ये बनेगा कैसे, मतलब मेरे पास कोई उसका जैसे बोलते हैं ना फर्मा नहीं था, मुझे साइज़ का नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि कोई कहते ना गॉडफादर ही नहीं था कि इसको ऐसे कर तो हो जाएगा। जैसे ये वो पट्टी है, अब पट्टी एक शेप में काटना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर पट्टी को जब स्टिचिंग करते हैं तो वो फोल्डर आता है, वो मुझे पता ही नहीं था ऐसा फोल्डर मार्केट में मिलता भी है। पहले हम लोग क्या करते थे, मैन्युअली करते थे, पहले एक बार स्टिच किया, फिर उसको उल्टा किया, उल्टा स्टिच करके, तो वो प्रोसेसिंग में टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। फिर मैं सोचती हूँ कि अभी इसको और फास्ट अगर प्रोडक्शन में लेना है, कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन में आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आपको मशीनरीज के अलावा मैन्युअली आप वर्क नहीं कर सकते। तो फिर मैंने ये ढूंढा कि भाई ये क्या होता है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कैसे काम करती है, तो मैं फैक्ट्री विजिट्स करती थी, तो वो सारी चीज़ें मैं सीखती थी। अच्छा, ये करने के लिए, पाइपिंग करने के लिए मशीन फोल्डर आते, तो वो फोल्डर कहाँ मिलेंगे, तो फिर पूछते पूछते कोई बोलता है फोल्डर यहाँ पे मिलेगा, वहाँ से लेके आए। मतलब एवरीथिंग इन द प्रोसेस मुझे सब कुछ अपने आप से ही सीखना था। अब पट्टी ले आए, फोल्डर ले आए, तो मैंने बोला चलो कटिंग करके लगाना स्टार्ट कर देते, तो हमने पट्टी ऐसे नीचे बिछा दी। फिर पट्टी ऊपर आते आते गोल गोल घूम जाए, तो वो पट्टी वहाँ से फिनिशिंग ही ना आए। फिर हमने एक वीक उसको रिसर्च किया, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। फिर किसी ने बोला उसको ना पीछे वो जो होल देते हैं मशीन के पीछे कुछ लगा, उस पर आप राउंड में कुछ लपेट वपेट के वहाँ पे रखो। तो किस पे लपेटे, कुछ तो होना चाहिए। तो एक बिसलेरी का मैंने एक पानी का बोतल लिया, उस पर मैंने लपेटा मैन्युअली, फिर उसके ऊपर रखा, फिर वो गोल गोल घूमते आया, फिर वो प्रोडक्शन ठीक होने लगा। तो मतलब ये सारी प्रोसेस बहुत पेनफुल थी। फिर बन गया। फिर एक कस्टमर ने मुझे बोला, श्वेता मैं लंबी हूँ, मेरी बहू छोटी है, तो ये जो तू फिक्स डोरी देती ना उस पर, तो उसमें कुछ है ना मेरे को हुक जैसा लगा दे। तो आई ऑलवेज सी दैट कस्टमर अगर फीडबैक दे रहा है तो उसका पेन पॉइंट होगा, तो डोंट इग्नोर। मैं कभी इग्नोर नहीं करती। तो मैंने बोला ठीक है मैम, आप मेरे को दे दो। तो फिर मैंने उसको कट किया, उसको वैसे ही होल बना दिया जहाँ से वो डोरी ऊपर नीचे करे। फिर मैंने बोला ये प्रोसेस चल सकता है। ख़राब दिखता था ऐसे ही डोरी वो करना। फिर मैंने उस पर बक्कल लगाया, फिर वो एडजस्टेबल बक्कल, अच्छा दिखने वाला, अच्छा वो प्रोसेस है। कस्टमर फीडबैक देता है, प्रोसेस है। अब आप जैसे गूगल करना एप्रन, अगर आप देखोगे ना तो जिसने भी एप्रन पहना होगा ना, तो यहाँ से उनका जो पोर्शन है ना वो बाहर निकला होगा। तो एक कस्टमर ने मेरे को ऐसा बोला कि तू है ना इसको मुझे ना यहाँ से कुछ ऐसे चिपटे लगा दे तो वो बैठ जाएगा, बाकी ये मेरे को अनईजी लग रहा है। तो वो फीडबैक था। फिर मैंने अपने स्टाफ को बोला, मैंने बोला ये फीडबैक आया, तो हमने उसको टेम्परेरी उसको तो चिपटे लगा के दे दी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैं ये सोच रही अगर ये उसकी प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो सही बोल रही है, फिनिशिंग दिखना चाहिए, मतलब उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। फिर हमने चिपटे से स्टार्ट किया। अब वो भी इजी नहीं था, स्टिचिंग में चिपटी बीच में आती है, अगर कपड़ा बढ़ जाता है तो स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो लड़कियाँ, मैडम आप क्या कुछ भी लेके आते हो। मैंने नहीं, करना है तो चिपटी वाला एप्रन ही बनाना है। फिर हमने वो चिपटी ऐड की, हुक्स ऐड की, एडजस्टेबल रिंग्स वो तो थी, थ्रेड्स तो थी। तो इस प्रकार से जो मेकिंग का प्रोसेस होता है ना वो डिफ़िकल्ट था। उसके बाद तो फिर सेल्स में कभी नहीं आया इशू? सेल्स में कभी नहीं इशू रहेगा,
क्योंकि मैंने जब एप्रन स्टार्ट किया ना, तब लोगों ने मुझसे ये कहा कि पागल है यार, एप्रन बेचेगी, जहाँ पे 30-40 रुपए में एप्रन बिक रहा है तो 300-350 रुपए कैसे कर सकती। मैंने बोला नहीं बिकेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। पर मुझे ऐसा था कि बिकेगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने यूज़ की है, मुझे अगर अच्छी लगी है तो कोई दूसरा भी तो यूज़ करके अच्छा ही फील करे, तो वो बिकेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे कुछ लेडीज़ होती है ना, जो मुझे ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आते हैं कि मुझे रीसेलिंग करना है, पर मैडम यहाँ पे तो ऐसा क्राउड है ना कि कोई इतना महंगा एप्रन खरीदेगा नहीं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके कॉन्टेक्ट में ऐसा कुछ है जिनके पास एप्पल फ़ोन है? बोलती हाँ, मेरे बाजू वाले के पास एप्पल फ़ोन। तो अगर वो एप्पल फ़ोन का ले सकता है तो एप्रन नहीं ले सकता। आजकल एप्पल फोन तो हर किसी के पास है, बोलते हैं तो ना, वो नॉर्मली सबसे आजकल बड़ी एप्पल फोन ऐसे हाथ में लेने में शर्म आती है। बाहर डिलीवरी बॉय आता है, उसके हाथ में हमसे महंगा एप्पल फोन रहता है। यस हम 13 पे अटके हुए हैं, वो 16 प्रो तक पहुंच चुके हैं। यस। तो तो मतलब ये माइंडसेट है कि नहीं बिकेगा, और मेरा माइंडसेट हमेशा है कि वो बिकेगा। अगर मैं बना रही हूँ, मुझे बेचना है तो बिकेगा। ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं तो मेरा कुछ, ये अगर मुझे थॉट दिया है तो उसने ऐसे ही थॉट नहीं दिया होगा। सो व्हाई डिड यू थॉट कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एंटर होना है करके? सर ये भी एक एक्सीडेंट था, क्योंकि मैं पहले ट्रेडिंग करती थी, क्योंकि बेटा छोटा था। तो मैंने एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स किया था। उसके बाद मुझे सर ने बोला एक प्रोडक्ट लेके आ, प्रोडक्ट पर रिसर्च किया, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट वही मैट्रेस प्रोटेक्टर वाले प्रोडक्ट था। इंटरनेशनली मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना था, मैन्युफैक्चरर से उठा के एक्स पर्सन से उठा के वाई पर्सन को दे देना था। पर ये जर्नी में ऐसा हुआ कि मैंने एक फर्म ज्वाइन कर ली जहाँ पे बिजनेस नेटवर्किंग होता था। तो वहाँ पे जो मेरे कलीग्स थे, उनको मेरा ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आ गया। तो उन्होंने बोला तू मैन्युफैक्चरर से बात कर, सैम्पलिंग के लिए तो चाहिए, अगर तुझे एक्सपोर्ट्स भी करना है तो 2-4 सैंपल्स नहीं भेजेगी तब तक तो एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाएगी। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं बात करती हूँ। फिर मैन्युफैक्चरर से बात किया, मैंने बोला मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप है ना सैंपल्स दे देना। तो ये प्रोसेस कुछ 6-8 महीने चला कि मैं एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे बेच देती थी। फिर मैन्युफैक्चरर को ऐसा हुआ कि नहीं यार ये तो रिटेलिंग कर रही है, मतलब मेरे से लेके रिटेलिंग कर रही है। तो ही सेड के नाउ यू डू वन थिंग, आप मेरे ब्रांड से ही प्रोडक्ट बेचोगे, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। मैंने बोला नहीं ये नहीं हो सकता, मैं वाइट लेबलिंग ही करूँगी, क्योंकि तब तक मेरी खुद की कंपनी निर्मित इंटरनेशनल सेट हो चुकी थी। ये जो सर्विस टैक्स नंबर था, वेट नंबर था, वो सारी चीज़ें मैं लेके बैठी थी। तो मैंने बोला फिर मैं क्या करूँगी, और मैं अपने कस्टमर को क्यों बताऊँ कि मैं ये कंपनी की प्रोडक्ट आपको दे रही हूँ, क्योंकि मार्केटिंग मैं करूँ, सारी मेहनत मैं करूँ, और फिर रिपीट कस्टमर वहाँ पे चले जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। तो वाइट लेबलिंग मुझे चाहिए था, तो उन्होंने नहीं दिया। फिर एक बंदा मिला, उसने बोला मैं आपको स्टिच करके दूंगा। तो मैं उसको 2-2, 4-4 पीसेस इनिशियली, तो वैसे ही ऑर्डर्स आते थे, ऐसा नहीं कि बहुत बल्क में ऑर्डर्स आ गए। तो इनिशियली ये धीरे धीरे चालू करते हुए 1.5 साल तक मैंने उस बंदे के साथ काम किया। लोग क्या करते ना, पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते थे, प्रोडक्शन निकलता, उसके बाद माल बेचने का टेंशन लेते। मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर्स पहले बना लिए। जो छोटी छोटी शॉप्स वाले होते हैं जो मैट्रेसेस बेचते हैं, वो मेरे कस्टमर्स हैं। आज सूरत में नई करके 150 से 200 कस्टमर्स मेरे ऐसे शॉपकीपर्स हैं सूरत में, जो मेरा माल लेके आगे बेचते हैं। करेक्ट। और मैं उनको वाइट लेबलिंग देती हूँ, मेरा नाम कहीं पे नहीं आता, मैं उनको मैन्युफैक्चर करके देती हूँ, क्योंकि जो पेन पॉइंट मेरा था वो पेन पॉइंट उनका भी होगा। करेक्ट। क्योंकि वो मेरा नाम से क्यों बेचेंगे, उनको कैसे पता चलेगा वो मेरे से खरीद रहे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाह रही। तो ये दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी कि ये मेरी प्रोडक्ट बेचते हैं। ओके। सो बीइंग एज अ वुमन, आपने जब ये डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस में जाना है, मेजर ऑफ वुमेन्स थॉट ऑफ कि भाई ठीक है अभी हो गया, अभी मैं हाउसवाइफ के हिसाब से घर पे रहती हूँ, या इधर दे थिंक के भाई बिजनेस बाद में हो, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, लेट्स डू वन थिंग, जॉब कर लेते हैं। बट आपके माइंड में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि बीइंग एज अ वुमन आपने ये चूज किया कि मैं ये इंडस्ट्री के अंदर एंटर हूँ? सर सबसे पहली बात कि मैं जॉब करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे पे थी। मेरे हस्बैंड का आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो ही इज़ फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री, तो वो अच्छी खासी जॉब करते थे। अब वो कैसा होता ना, जॉब के लिए कहीं कभी दुबई होते थे, कभी सिंगापुर होते थे, कभी बॉम्बे होते थे, बड़ौदा होते थे, सूरत होते, उनका कुछ फिक्स नहीं होता था। तो मैं एज ए सिंगल मदर उसको पालना, बड़ा करना,
उसके ट्यूशन क्लासेस होते, उसको भेजना, ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे थी, जो एक जॉब में 9 to 5 में पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैं पहले ट्रेडिंग किया। मैंने 3-4 साल पहले ट्रेडिंग किया। जब मेरा बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना। फिर 2-3 साल के बाद मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला कि तब तक बेटा भी सेट हो गया था, मेरा बिजनेस भी सेट हो गया था, बेटा थोड़ा बड़ा भी हो गया था। और आज भी बिजनेस में कैसा है, मेरे बेटे को अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं बिजनेस छोड़ के मेरे बेटे के पास होती हूँ। तो ये जो लिबर्टी कहते हैं ना, ये सर्विस में नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग का सोचा। बट व्हाई डिड यू थॉट कि आपको ये पर्टिकुलर इस टाइप के बिजनेस में जाना, एंड व्हाई इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओनली फील्ड? अगर देखने जाए मेजर ऑफ आते हैं, अभी देखिए अगर मैं बात करने जाऊं कि कॉमन जो थॉट्स आते हैं उनका क्या होता है कि घर से कुछ बना के बेचना चालू कर देते हैं, या तो फास्ट फूड का कुछ ओपन कर लेते हैं, या पापड़ बना के बेचो, अचार बना के बेचो। मेजर ऑफ दे थॉट अबाउट व्हाट दे कैन डू फ्रॉम होम, कि उनके खुद के पास से जो हो उससे पहले बना के हम मार्केट में रिलीज करना चालू करें, वो चीज़ दें। बट मेजर ऑफ फीमेल वो उनका बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस उस साइड में नहीं जाता है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है। एंड मेजर ऑफ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो जिनका ऑलरेडी बिजनेस कई बार सेटअप है नेशनली या लोकली, वो लोगों के माइंड में थॉट प्रोसेस आता है कि वी हैव टू गो इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमको यहाँ से माल हमारा बाहर बेचना है। बट आपने जिस हिसाब से बैकग्राउंड बताया, योर हस्बैंड हैव सर्विस बैकग्राउंड, आपका जो है वो था कि आपको घर से लिबर्टी चाहिए थी, फिर काम करना था। बट उसमें से आपने यही क्यों चूज किया कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ही पढ़ना है, जानना है और उसी फील्ड में जाना है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा हुआ था, जैसे मेरे हस्बैंड का मैंने बताया, वो दुबई कभी रहते थे, वो सिंगापुर रहते थे, और बीच में ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा फेज आया कि उनकी जॉब नहीं थी। तो ऐसा था कि कोई एक स्पेयर व्हील तो होना चाहिए। अब स्पेयर व्हील ऑफ कोर्स हर एक फैमिली में एक स्पेयर व्हील, तो एक बंदा कितनी गाड़ी खींचेगा, स्पेयर व्हील तो होना चाहिए। तो बीइंग अ हाउसवाइफ और बीइंग अ पार्टनर, मुझे ऐसा लगा इस बंदे को हेल्प चाहिए मेरी। तो हमने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो दुबई रहते थे, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था। अगर यहाँ से कोई वहाँ पे बायर्स फाइंड करना, वहाँ पे रह के जाके रहना, बायर्स फाइंड करना, तो वो एक ईजी वे हो जाता था। तो इसलिए फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आता नहीं था। टर्म्स, हम लोग को गवर्नमेंट टर्म्स तो कुछ पता नहीं थी, किसी ने कुछ किया नहीं था, और हमें तो कुछ भी, वी आर जीरो इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और मैंने ये सुना था कि अगर एक्सपोर्ट्स में जाता है ना तो सब कुछ लेके जाता है, तो वो चीज़ तो हमें करनी थी, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं कि जाएगा तो, मतलब सीखेंगे तो पहले खोने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सीखा, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखा, यही सोच के वे एक्सपोर्ट्स करेंगे, बहुत ईजी है। पर एक्सपोर्ट इज़ नॉट स्पून फीडिंग थिंग, उसमें बायर्स फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और मुझे जिन्होंने सिखाया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी जो आज तक मेरे दिमाग में है, कि ये सीखने के बाद कोई कुछ करे ना करे, मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग तो कर ही देगा वो। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई कि मैंने कुछ किया ना किया, एक्सपोर्ट्स आज तक मैंने डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। मेरे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल गए हुए हैं, पर वो थर्ड पार्टी के थ्रू गए हुए, डायरेक्ट मेरे थ्रू नहीं गए हुए। तो वो मैं नहीं बोल सकती वो मेरा एक्सपोर्ट्स है, लेकिन जब लिखा होगा तब होगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, एंड आई एम स्टिल फाइंडिंग द बायर्स। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बैठी हूँ, आई एम फाइंडिंग द बायर्स कि एक्सपोर्ट्स तो करना ही है, क्योंकि मेरी फर्म का नाम जो है निर्मित इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनली जाने के लिए ही मैंने रखा है। क्योंकि एक्सपोर्ट्स में होता है ना, एपेक्स होता है, इम्पैक्स होता है, एक्सपोर्ट्स होता है कंपनी के पीछे, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम वैसे ही लिखा है, निर्मित इंटरनेशनल। तो जाना तो है ही, पर वो जैसा ना बुलावा आता है तभी जा सकते हैं, वो चीज़ है। करेक्ट। अभी ये जिस हिसाब से आपने बताया अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर करके, ठीक है, तो मेजर ऑफ जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, सो यूजुअली व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप एक्सपोर्ट करने के टाइम फुलफिल नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, अगर ऑर्डर आता है तो फुलफिल तो कर ही लेंगे, पर मेन है कि बायर्स ही नहीं मिले, तो फिर एक्सपोर्ट्स में मतलब व्हाट वाज द मेन टास्क, जो एक बोलते नहीं एक सबसे बड़ा चैलेंज आपको एक्सपोर्ट के अंदर? अगर आज मुझे एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर आता है ना, तो शायद मैं ना ले पाऊँ, बिकॉज इंडिया में आज भी लेबर्स आपको उतने ट्रेन नहीं मिलेंगे जो आपको चाइना में मिलेंगे। फिनिशिंग वो 100% अच्छा फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे, और हमें लेबर्स भी नहीं मिलते वैसे।
तो मैं ये सोचती हूँ अभी इस लेवल पे मैं अगर सिर्फ इंडिया को केटर करूँ ना, तो मेरा बहुत बड़ा स्कोप है, तो मैं एक्सपोर्ट्स में क्यों मगजमारी करना। यूजुअली अभी अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो अभी आपका डे प्रोडक्शन पकड़ दो या मंथली प्रोडक्शन पकड़ दो, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर यू डिस्पैचिंग करंटली इन अ मंथ राइट नाउ? 1000 से 1500 प्रोडक्ट्स एप्रन मैं मंथली बेच देती हूँ। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैट्रेस कवर, मैट्रेस प्रोटेक्टर? मैट्रेस प्रोटेक्टर 150-200 बेच देती हूँ। Okay. वो मैं आसान नहीं बोलती, क्योंकि वो मैंने अभी लोकली तक ही सीमित रखा है, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन उसको मैंने डाला था ऑनलाइन में, पर ऑनलाइन में क्या होता है ना, कस्टमर रिटर्न्स बहुत आते हैं, तो मुझे शिपिंग कॉस्ट बहुत हैवी चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि एक प्रोटेक्टर 2 किलो का होता है। अगर 2 किलो का शिपिंग कॉस्ट मुझे जाने में और आने में दोनों साइड से चुकाने पड़ रहे हैं, तो आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। तो मैं ये फोकस लेके बैठी हूँ कि अगर ये एप्रन जो 100-150 ग्राम की प्रोडक्ट है वो जाएगी, वापस भी आएगी, तो इतना ज़्यादा वेट कॉस्ट नहीं है उसका, और ज़्यादातर रिटर्न्स आते ही नहीं, क्योंकि आई एम नॉट सेलिंग एनी कुर्ती कि जिसमें ना फिटिंग का Fitting प्रॉब्लम नहीं हो हुआ था। गया कि चलो ठीक है कलर भी इधर उधर हो गया तो भी कोई चला लेगा। मतलब रिटर्न रेशियो मेरे एप्रन का आप अमेजोन से भी देखोगे ना तो 0.00% है। मतलब कस्टमर नहीं रिटर्न करता, क्यों रिटर्न करेगा? उतना कौन है क्या एप्रन डालने अच्छा नहीं लग रहा है, कलर सूट नहीं हो रहा है, कपड़े के साथ मैच नहीं जा रहा है, रिटर्न कर देते नहीं आ हैं। रहा है। तो मैं फैशन डिजाइनिंग नहीं, तो मैं ऐसी चीज पकड़ती हूँ कि जिसमें माथा पिच्ची ना हो। सही है। तो अगर नॉर्मली अभी अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की जाए, ठीक है, और जो ये एप्रन है, मैट्रेस है, आप ये दो चीज बनाते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि आप या तो फिर अभी बनाते हो कुछ और प्रोडक्ट्स इनके अलावा, या इन फ्यूचर आपका प्लान है कि ये दो प्रोडक्ट के अलावा भी मुझे और बहुत सारे SKUs ऐड करने? जैसे ही मैंने वेबसाइट बनाई ना, तो मुझे वेबसाइट डेवलपर ने क्या बोला, इसमें SKUs दो। अब मेरे 5 एप्रन्स हैं, 5 प्रोटेक्टर्स है, और उसमें अलग अलग डिफरेंट साइज़ है। एप्रन में तो एक ही साइज़ है, तो मेरे SKU बनेंगे कितने बनेंगे? बहुत कम बनेंगे। फिर उसने बोला इसमें कॉम्बोज बनाते हैं, 2 पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, 3, 4, 5 ऐसे पैक ऑफ के कॉम्बोज बनाए, तो मैंने 150 SKU उसको करके दिए। फिर उसने बोला कुछ और करता है, तो उसने बोला कुछ और करते, तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं। फिर मैंने देखा वी आर कमिंग अप विद इन 15-20 डेज कि हम लोग बच्चों के एप्रन्स ला रहे हैं, किड्स एप्रन, जैसे मॉम बेस्ट मॉम शेफ, मतलब डॉटर शेफ करके, और फादर और सन का वो जोड़ी, तो वो हम लोग किड्स एप्रन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में वो भी चीज़ चल रही है। बट काइंड ऑफ देखने जाए तो अभी रील्स के ऊपर काफी ट्रेंडिंग है, माँ और बच्ची जो है वो साथ में किचन में खाना बनाते हैं, फादर है, फैमिली पूरी आजकल, क्योंकि राइट नाउ इज अ ट्रेंड। हाँ, मेल हो या फीमेल हो, एप्रन तो सबको चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि अब मेल किचन में जाते ही नहीं, अब तो और मेल किचन में जाने लगे। तो अभी एक हिसाब से देखने जाए तो मेजर ऑफ महाराज जो होते हैं शादियों में खाना बनाते सब मेल ही है। महाराज ले लो, आप बड़ी बड़ी होटल्स के शेफ्स ले लो, तो सब लोग मेल ही है। तो मेरा एप्रन वैसे भी यूनिसेक्स है, ओके, तो मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ओके, यस। सो एज लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको जो व्यूअर्स है उनको कुछ मैसेज देना हो regarding the aprons, the mattress protector, or why should they buy? If we are talking about the USP of your products, आपने बोला it's washable, yes, it's waterproof, yes, आप उसको 60 बार रीयूज कर सकते हो yes, easily, but why they should buy aprons and mattress protector for their home? सर ये नेसेसिटी हो जाएगी। आज से 2 साल के बाद तो हर एक घर में, मतलब आज तो बच्चे भी बेकिंग करने लगे हैं, तो ये तो नेसेसिटी प्रोडक्ट है। ये आप इसको लग्जरियस कैटेगरी में नहीं रख सकते। मैट्रेस नेसेसरी है, मैट्रेस पे हर बंदा 8 घंटे सोता है, 10 घंटे सोता है, तो मैट्रेस नेसेसरी है। अब मैट्रेस में नॉर्मली अगर आप सोते होंगे तो आप देखते होंगे धब्बे बढ़ जाते होंगे कुछ सालों के बाद, जैसे तेल के दाग हो गए या पसीने से वो स्मेल आ रही, अगर आप ऐसे भी सोओगे तो वो पसीना स्मेल बैक करेगा। तो ये नेसेसिटी प्रोडक्ट है, तो ये तो हर एक घर की रिक्वायरमेंट है सर, और इसका मार्केट ह्यूज मार्केट है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कभी ना सेटबैक्स आ ही नहीं सकते, ये नहीं चलेगा, नेसेसिटी प्रोडक्ट है।
एंड फॉर एप्रन्स अगर बात करनी है तो वाई शुड दे यूज एप्रन्स? जैसे अब कई एक बार होता है ना कि कई लोग ऐसे फटा हुआ कपड़ा होता है उसको बांध लेते हैं, यस ठीक है, Yes. कि भाई एक काम करो, क्या है, कुर्ती, एक काम करो, ये कुर्ती है। कुर्ती फट गई है, एक काम करते हैं इसको बांध लेते हैं, खाना बनाने के अंदर किचन में काम आ जाएगा। यस सो वाई ये चीज को अवॉइड करके दे शुड यूज आपने- एप्रन? आपने अनुपमा सीरियल देखी? नहीं, मैं नहीं इतना शौकीन नहीं हूँ मैं। उसमें ना जो उसके हस्बैंड वनराज जो होते हैं ना, वो जैसे बोलते हैं ना, तुम में तो हमेशा मसाले की स्मेल आती है। तो अगर आपको वो मसाले की स्मेल अपने कपड़ों पे नहीं चाहिए तो आपको एप्रन पहनना ही पड़ेगा। ओके, बट एक अगर देखने जाए एक नॉर्मल क्लोथिंग यस और एक अगर जैसे नॉर्मल क्लोथ का किसी ने बांध के बना लिया, यस 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 और दूसरा ये बात करने जाए कि जो प्रोफेशनली एकदम मटेरियल यूज करके एक एप्रन बनाए, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंशिएट क्या होता है? वाटरप्रूफ का सर, क्योंकि आज बर्तन धोने के टाइम पे कपड़े खराब होते हैं। आप आई एम नॉट श्योर कि आपने कभी बर्तन धोए नहीं धोए, पर जो बर्तन धो रहा है उसके नहीं, कपड़े मैंने धोया खराब, है, ऐसा नहीं बोल तो सकते आपने, मैंने नहीं उसके धोया, मैंने कपड़े धोया। आपके कपड़े खराब हुए होंगे, 110% हुए होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट है सर। हाँ, ये है कि आपको अपनी हाइजीन का वो ख्याल नहीं रखना है, आपको फिर उसके फंगल इन्फेक्शन भी चल रहा है, आपको अनहाइजीन कपड़े भी चल रहे हैं, आपको स्मेल आ रही तो भी चल रहा है, तो देन इट्स ओके, वी कैन डू एनीथिंग। पर अगर आप हाइजीन कॉन्शियस हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, आपकी स्किन में कुछ पानी वानी जाना नहीं चाहिए, कपड़े खराब नहीं होने चाहिए, तो यू हैव टू टेक दिस एक्शन। ओके, इज इट स्टेन प्रूफ टू? स्टेन प्रूफ तो 100% स्टेन प्रूफ तो नहीं कह सकते, स्टेन तो लगेंगे उस पर, पर वो धुल जाता है। तो मतलब काइंड ऑफ वॉशेबल स्टेन्स जो होते हैं वही, या फिर जैसे अब कई बार होता है कि हम नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं उसमें ऑयल, ठीक है, जो ऑयल के मार्क्स होते हैं वो रह जाते हैं, वो जल्दी से वॉश करने के बाद भी नहीं होते, ठीक है, ठीक है, वो रह जाते हैं। तो जो एप्रन के ऊपर अगर इस टाइप के कुछ मार्क्स लगते हैं, सो डज इट लीव एनी मार्क, कि या तो फिर लाइट हो जाते हैं? लगेगा। ओके, मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि हल्दी वल्दी अगर हम लोग लगाते हैं तो हल्दी के दाग बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको केयरली तुरंत धो दो, जैसे चाय गिरती है, हम क्या करते हैं फटाफट कपड़े धोने डाल देते हैं, तो अगर आप उसको केयर करोगे तो वो प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा और अच्छा चलेगा भी आपको। ओके, तो ये चीज हो सकती है। ओके, सो थैंक यू मैम फॉर you ज्वाइनिंग so अस इन दिस एपिसोड। थैंक यू सर। आज मतलब काइंड ऑफ बोलने जाए तो ये पॉडकास्ट पूरा ही अलग था बाकी सब मेरे पॉडकास्ट से, ओके क्योंकि एक ऐसे पर्टिकुलर कॉमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे थे जो नियर अबाउट बोले ना किसी ने जल्दी से सुना ही नहीं होगा। माइंड में आता ही नहीं है। एप्रन की बात करें सो मुझे भी आज पता चला कि एप्रन के अंदर भी ऐसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। यस यस यस, क्यों उसके अंदर कैसा होता है नॉर्मल? अवेयरनेस नहीं है सर आज। मेजर ऑफ यही है कि सबसे ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, कि लोग को ये नहीं पता है कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। यस अब आपने जिस हिसाब से बात किया उस हिसाब से हुआ कि मैट्रेस प्रोटेक्टर का बोला, तो मैट्रेस प्रोटेक्टर में कई बार होते हैं लोग सिर्फ एक पॉलीथीन नहीं आती उसको बिछा लेते हैं, यस भले ही आवाज आए चलेगा, भले ही कुछ आए वो चलेगा। चलेगा। दूसरा अलग से गोदड़ी बना के रखते हैं, हमारे में गोदड़ी बोलते हैं, यस 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 तो वो गोदड़ी के ऊपर बच्चों को सुला दो, यस बड़े हैं तो उनके नीचे गोदड़ी लगा दो। यस दे डोंट नो कि हाउ अनकंफर्टेबल इट कैन बी, यस, और उनको कैसा बचाना है तो कुछ भी जुगाड़ करना जुगाड़ करें। है। ऐसे थोड़ी बोलते जुगाड़ू इंडिया। यस 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 यस, ऑफ कोर्स। So, but if we have the alternative, if we have the product which can fulfill all our requirements requirements. and can solve Basic all requirements. it can solve all our basic requirements, and even it can help us to face the challenges that we are having and facing day to day life. Yes sir. So I think both the products are useful and can be used in on daily basis. Yes. So I think सर मैं एक लाइन कहना चाहूंगी उस पे, मेरा प्रोडक्ट बचपन से लेके 55 तक आपको यूज करना चाहिए। मतलब आपने वो ये फिर आपको है ना वहाँ पे आपके नाम के आगे वो टैगलाइन लगा देनी चाहिए, निर्मित इंटरनेशनल, बचपन से 55 तक के साथ। गुड आइडिया। यस यस, चार्जेस लगेंगे इसके। यस यस। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नेक्स्ट टाइम देखते हैं और कुछ बात करेंगे इसके अंदर, और कुछ टैप इन करेंगे, और कुछ जो है इंडस्ट्री के अंदर उस टाइम नेक्स्ट टाइम जब बात होगी थोड़ा और मैन्युफैक्चरिंग साइड में जाके डीप डाइव करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर
एक्चुअली एक यूनिट चालू करना हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो क्या क्या चैलेंजेस लोगों को आ सकते हैं, Yes. एंड इफ दे आर एंटरिंग इन दिस फील्ड टोटली अनप्लान्ड, तो क्या क्या नुकसान फेस करने के लिए उनको रेडी रहना पड़ सकता है. सो थैंक यू श्वेता मैम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड. Thank you so much. सो गाइस, अगर आपको पर्टिकुलर इस चीज़ के रिगार्डिंग, मैट्रेस प्रोटेक्टर या फिर एप्रन, इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अलग से जानना हो, आपके क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. एंड मैम की जो कंपनी की डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से अगर कुछ बाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, और आप अगर इंटरेस्टेड है ढंग के प्रोडक्ट्स खरीदने में, तो आप ज़रूर जाइए, इनका सोशल मीडिया चेक कीजिए, वेबसाइट चेक कीजिए, और वहाँ से आपको जो अभी लगे ऑर्डर करने जैसा आप ज़रूर ऑर्डर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. एंड हाँ, अगर आपके भी कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जिनको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड्स है, तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन, गुड बाय.